सोवियत संघ का निर्माण हुआ और सोवियत संघ का निर्माण के समय से ही शीत युद्ध का आरंभ कहा जा सकता है। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था और विश्व के बाकी देश पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर कार्य कर रहे थे। दोनों विचारधाराओं में जो बेसिक डिफरेंस था वो ये कि एक में समाज महत्वपूर्ण था तो दूसरे में व्यक्ति। जहां पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्ति को महत्व देती थी, इंडिविजुअल लिबर्टी को महत्व देती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करती थी, तो वही साम्यवादी व्यवस्था में समाज ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो भी कुछ था वो व्यक्ति का नहीं, समाज का था। यहाँ पर क्या किया गया, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको पूरा उलट दिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति मूल में था और समाजवादी व्यवस्था में समाज मूल में था। पूंजीवादी व्यवस्था में हम देखते हैं कि समाज व्यक्ति के लिए था और साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्ति समाज के लिए था, यानी समाज अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों विचारधाराओं में ये अंतर तो था ही, और उसके साथ साथ साम्यवादी विचारधारा इंटरनेशनलिज्म पर आधारित थी, अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर, यानी वो संपूर्ण विश्व में साम्यवाद को स्थापित करना चाहते थे। एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी व्यवस्था, विश्व साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। वर्ल्ड कम्युनिज्म की कल्पना ये करते थे और इसके लिए इन्होंने अपनी उस प्रकार की नीतियां भी अपनाई थी। आरंभिक काल में ही जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया। जार के जो सहयोगी थे, जार को तो मार दिया गया उनके परिवार के साथ, लेकिन जार के जो सहयोगी थे या जो फ्यूडलिस्टिक लॉर्ड्स थे जो रूस से भागे, उनके साथ मिलकर जो पश्चिमी देश थे उन्होंने एक सेना तैयार की और बोल्शेविक क्रांति का विरोध किया, लाल सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि सोवियत संघ को यह महसूस होने लगा कि पश्चिमी देश उसका अंत करना चाहते हैं और इसीलिए वो जर्मनी की ओर बढ़ा। और उसके साथ ही साथ आपने अभी देखा कि जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति को भी अपनाया गया पूंजीवादी व्यवस्था पश्चिमी देशों के द्वारा, जिससे जर्मनी ज्यादा ताकतवर हो जाए और कहीं ना कहीं वो आगे जाकर सोवियत संघ को नष्ट कर देगा, ऐसा उनका समझना था। क्योंकि नाजीइज्म और कम्युनिज्म में भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1939 में सोवियत संघ और जर्मनी के बीच में संधि हो गई और दोनों ने मिलकर पोलैंड पर कब्जा करने के लिए पोलैंड पर हमला कर दिया और इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। तो 1917 से ही कोल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां बन गई थी। दो पक्ष थे, दोनों विचारधाराएं थी जिनके बीच में तनाव उत्पन्न हो चुका था। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ मित्र पक्ष में शामिल हो गया और इस प्रकार से ये समझा गया कि जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो गए, किंतु ऐसा हुआ नहीं था। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1945 से कोल्ड वॉर का दूसरा चरण आरंभ होता है। सेकेंड फेज ऑफ कोल्ड वॉर बिगिंस इन 1945। 1945 से 1953 तक कोल्ड वॉर का द्वितीय चरण कहा जा सकता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें अमेरिका के द्वारा अणु बम का प्रयोग और सोवियत संघ को न बताया जाना, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, याल्टा संधि, पोट्सडम समझौता, जिनको लेकर दोनों पक्षों के बीच में, सोवियत और अमेरिका के बीच में डिफरेंसेस का होना, दोनों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाया जाना कि उनके द्वारा इन समझौतों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जर्मनी का प्रश्न, जर्मनी जिसको 4 भागों में बांट दिया गया था, जहां पश्चिमी जर्मनी के 3 हिस्सों पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का नियंत्रण था, तो वही पूर्वी जर्मनी, जो जर्मनी का चौथा हिस्सा था, उस पर सोवियत संघ का नियंत्रण था। और धीरे धीरे उस पूर्वी हिस्से का, उस चौथे हिस्से का सोवियत संघ के द्वारा उसका जो
कलेवर था वो बदला जा रहा था और वहां पर साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा था। आगे जाकर बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ के द्वारा कर दी गई, जिसका पश्चिमी देशों ने विरोध किया, और ये सारे जो कारण थे उन्होंने दोनों देशों के बीच में टेंशन को बढ़ाने का कार्य किया। इसके अलावा चर्चिल का फुलटन भाषण, जो हमने पिछले क्लास में भी बात की थी कि फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल ने अपना भाषण दिया, जिसको माना जाता है कि उसने कोल्ड वॉर को फ्यूल करने का काम किया, उसको बहुत ज्यादा तेजी प्रदान कर दी। इसी तरीके से राष्ट्रपति ट्रूमन की डॉक्ट्रिन, जिससे एक बार फिर हम कोल्ड वॉर को बढ़ता हुआ देखते हैं। मार्शल योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसके द्वारा अमेरिका ने यूरोप के देशों को सहायता देनी, आर्थिक सहायता देने का कार्य आरंभ किया था, और इस योजना से पूर्वी यूरोप के देशों सोवियत संघ को अलग रखा गया था। हम लोगों ने चर्चा की थी कि नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का एक तरीका अपने प्रभुत्व का प्रसार भी है और उसके लिए आर्थिक साधनों का प्रयोग है। आर्थिक सहायता देकर किसी देश को अपने ऑब्लिगेशन में कर लेना, उस पर अपना अप्रत्यक्ष प्रभुत्व स्थापित कर लेना। तो अमेरिका के द्वारा कई ऐसी योजनाएं आरंभ की गई थी, जिनमें से मार्शल योजना थी, जो अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को इसका आरंभ किया। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्गठन के लिए प्रयास आरंभ नहीं किया गया तो बहुत संभव है कि ये देश सोवियत संघ के खेमे में चले जाए। तो इसलिए वेस्ट यूरोप की जो कंट्रीज थी, उनको युद्ध के कारण जो नुकसान पहुंचा था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देनी आवश्यक है, इकोनॉमिक एड देनी आवश्यक है, जिससे कि वहां पर जो समस्याएं हैं बेकारी की, भूखमरी की या निर्धनता, साधनहीनता, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, जिसकी वजह से पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी। तो उसको दूर करने के लिए मार्शल योजना को आरंभ किया गया। लेकिन इससे पूर्वी यूरोप के देश जो साम्यवाद के प्रभुत्व में थे, उनको अलग रखा गया। इनफैक्ट मार्शल योजना वॉज ए पार्ट ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म पॉलिसी ऑफ यूएसए। सो अमेरिका के द्वारा जो साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति अपनाई गई, ये मार्शल योजना उसी का एक भाग था। इसके अलावा एक दूसरी जो योजना बनाई गई थी, वो था पट्टे पर ऋण देने की योजना, या लैंड लीज एक्ट। लैंड लीज एक्ट का भी यही उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप के देशों को, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। फिर जर्मनी का विभाजन, यह भी एक स्टेप कहा जा सकता है इन एस्केलेटिंग कोल्ड वॉर बिटवीन 1946 टू 1953, जिस पर हम लोगों ने अभी पहले भी चर्चा की थी। फिर 1949 में अमेरिका ने एक सैन्य संगठन नाटो का गठन कर लिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसने बना लिया। इसमें उन सभी देशों को शामिल किया गया जो पूंजीवादी विचारधारा के थे, जो अमेरिका के सहयोगी देश थे, उनको इसमें शामिल किया गया, और उन्हें एक सैन्य गारंटी दी गई कि अगर किसी भी प्रकार से साम्यवादी देश उन पर हमला करेंगे तो बाकी पूंजीवादी देश उनकी सहायता करने के लिए आगे आएंगे। नाटो की स्थापना ने काफी मिलिटराइजेशन को भी बढ़ावा दिया, शस्त्रीकरण की दौड़ को भी बढ़ावा दे दिया। फिर एक बहुत और महत्वपूर्ण घटना इस समय घटी थी। 1949 में चीन का निर्माण हो गया, साम्यवादी चीन का निर्माण हुआ। चीन में भी एक लंबे समय तक राजशाही थी, यहाँ राजा थे, लेकिन यहाँ पर राजा का जो शासन था वो शोषणकारी तो था ही, उसके साथ साथ चीन के लिए लाभदायक नहीं था, क्योंकि राजाओं के द्वारा यूरोप के देशों को चीन के विभिन्न भागों को इन्फ्लुएंस जोन के रूप में दे दिया गया था, और इन देशों ने यहाँ पर अपने प्रभाव क्षेत्र बना लिए थे, जिसमें ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था और यूरोप के अन्य देश भी शामिल थे।
अमेरिका ने इस कार्य को रोका था क्योंकि योजना तो इस बात की थी कि ये जमीन पूरे तरीके से स्थायी तौर पर ब्रिटेन इत्यादि को बेच दी जाए, लेकिन अमेरिका ने उसका विरोध किया और इस तरीके से इन्फ्लुएंस जोन्स जो धन लेकर दिए गए राजाओं के द्वारा और जहां पर अफीम की खेती मोस्टली कराई जाती थी, और उसकी वजह से चीन को बड़ा नुकसान हो रहा था क्योंकि चीन में एक पूरी की पूरी जो जनसंख्या थी वो अफीम के नशे की आदी हो रही थी। गरीबी चीन में भी बहुत ज्यादा थी, खेती वहां का मुख्य काम था और महिलाएं भी खेतों में काम करती थी। तो छोटे बच्चे को वो सोता रहे और महिलाएं काम कर सके खेत में, वो थोड़ी सी अफीम उसको चटा देती थी जिससे कि बच्चा सोया रहे, और उसकी धीरे धीरे बच्चे को आदत होती जाती थी और पूरी की पूरी जो जनरेशन थी वो अफीम की आदी हो रही थी। तो ये जो प्रभाव क्षेत्र थे उनसे चीन को बहुत नुकसान हो रहा था, और इसी बीच चीन में राजतंत्र का विरोध करने के लिए एक सेना का गठन किया गया, कुओमिंतांग सेना, जिसको डॉक्टर सुन यात सेन ने लीड किया। डॉक्टर सुन यात सेन के दो शिष्य थे, एक चियांग काई शेक और दूसरे माओ सेतुंग। चियांग काई शेक के नेतृत्व में 1927 में चीन में राष्ट्रवादी सरकार का गठन हुआ, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को बनाया गया, राजा का शासन खत्म हो गया और यहाँ पर अब राष्ट्रवादी सरकार बन गई। लेकिन राष्ट्रवादी सरकार का विरोध साम्यवादियों के द्वारा, जिनको लीड कर रहे थे माओ, उनके द्वारा किया गया। माओ ने एक सेना का गठन कर लिया, लाल सेना, रेड आर्मी जिसको कहा गया, उसका गठन कर लिया, और माओ की ये जो सेना थी उसका आधार गांवों में था। माओ ने एक नए प्रकार के साम्यवाद की संकल्पना प्रस्तुत की, जहां मार्क्स कहते थे कि एक तरफ मजदूर हैं और दूसरी तरफ उद्योगपति हैं, तो वहीं माओ ने क्या किया, उन्होंने इस दायरे में थोड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने एक तरफ किसान, मजदूर और जो छोटे जमींदार थे, जिनका प्रायः बड़े जमींदार शोषण कर रहे थे, उनको भी उन्होंने अपने उस वर्ग में शामिल कर लिया जिसको वंचित वर्ग कहा गया, जिसको शोषित वर्ग कहा गया। तो इस तरह से उनका जो आधार था, माओ का जो बेस था, वो ज्यादा बड़ा हो गया और उसमें छोटे जमींदार भी शामिल हो गए और उनको मिलाकर माओ के द्वारा साम्यवादी सेना का और साम्यवादी विचारधारा के प्रसार का कार्य आरंभ किया गया। गांव में उनको काफी सपोर्ट मिला। माओ की सेना ने राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ युद्ध किया और इस युद्ध में अंततः साम्यवादी सेना की जीत हुई। माओ का क्या मानना था कि सफलता के लिए, जीतने के लिए हम अगर 2 कदम पीछे भी जाना पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और यही करके उन्होंने 1949 में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को चीन से भगा दिया, मेनलैंड चाइना से, और इस नेशनलिस्ट पार्टी ने फार्मोसा द्वीप में जाकर शरण ली, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। फार्मोसा द्वीप में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बना ली और उन्होंने उसको चीन का नाम दिया। दूसरी ओर जो चीन, मेनलैंड चाइना था, वहां पर साम्यवादी सरकार का 1949 में गठन हो गया। 1949 में साम्यवादी चीन के निर्माण के बाद साम्यवादी गुट अचानक बहुत बड़ा हो गया। अभी तक तो पूंजीवादी गुट ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब चीन जैसा बड़ा देश, जो एरिया की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से दोनों प्रकार से एक विशाल देश था, वो साम्यवादी गुट में शामिल हो गया। और अब सोवियत संघ के साथ चीन भी एक बड़े देश के रूप में पूंजीवादी ग्रुप के विरोध में खड़ा हो गया। तो ये एक बहुत मेजर इंसिडेंट था which increased the power of the communist bloc। तो इस तरीके से 1949 में सोवियत चीन का निर्माण, साम्यवादी चीन का निर्माण, कम्युनिस्ट चाइना का जो निर्माण हुआ, उसने भी क्या किया, कोल्ड वॉर को क्या बढ़ाया और ज्यादा अग्रेसिव कर दिया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना हुई
1950 में कोरिया का युद्ध। कोरिया भी दो भागों में बट गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, साउथ कोरिया में पूंजीवादी व्यवस्था से समर्थित सरकार थी। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में टेंशन उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, और इस विवाद में अगेन वी सी द प्ले ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। हम शक्ति संतुलन को काम करते देखते हैं, क्योंकि जहां उत्तरी कोरिया का साथ चीन ने दिया, वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का साथ पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने दिया। 1950 में जब कोरिया की समस्या उत्पन्न हुई तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत काम कर रहा था। उसके आधार पर जो सही है उसके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए था, और जो आक्रमण करता है, अग्रेसर है, उसका विरोध करना चाहिए था। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी डिमांड्स। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और दो पक्ष बन गए, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की ओर से युद्ध लड़ने लगे। यद्यपि पूंजीवादी देशों ने यूएन का सहारा लिया और यूएन के रिजोल्यूशन के साथ उन्होंने दक्षिण कोरिया का साथ दिया। नाम उन्होंने इसको जो क्लेवर था वो उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी का देने का प्रयास किया, ऑल्दो इट वाज एन एक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। साम्यवादी गुट को बैलेंस करने के लिए ये कार्यवाही पश्चिमी देशों के द्वारा की गई थी। तो अब इस समय तक हम देखते हैं कि विश्व दो ब्लॉक्स में बट चुका था, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरी तरफ ईस्टर्न ब्लॉक। ये तो जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया कि पश्चिमी यूरोप और उसके आगे के जितने देश थे वो पूंजीवादी विचारधारा के थे, और पूर्वी यूरोप और उसके साथ पूर्व के जो अन्य देश थे वे सब कैसे थे, वे साम्यवादी थे। और इसलिए वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक भी इसे कहा गया, पश्चिमी और पूर्वी गुट कहा गया। और दोनों के बीच में एक प्रकार का आयरन कर्टन ड्रॉ कर दिया गया सोवियत संघ के द्वारा। आयरन कर्टन या लौह आवरण की नीति। लौह आवरण की नीति का अर्थ है कि सोवियत संघ के द्वारा कोई भी सूचना, संदेश दूसरी ओर नहीं जाने दी जाती थी। एक प्रकार का आवरण, एक प्रकार का पर्दा खींच दिया गया था। किस चीज का? लौह आवरण, जिसके आर पार न कुछ देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है। यानी इतनी ज्यादा सीक्रेसी, इतनी ज्यादा सेंसरशिप मौजूद थी दोनों ब्लॉक्स के बीच में, कि दोनों एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते थे, नो कम्युनिकेशन, जिसने क्या किया, कोल्ड वॉर को और बढ़ाने का काम किया। अगर हमें तनाव को कम करना है तो हमें बातचीत की जरूरत होती है। जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था कि डिप्लोमेसी का एक नियम है कि देयर शुड बी कम्युनिकेशन। इफ वी रीच अ पॉइंट वेयर देयर इज नो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, देन वॉर बिकम्स इनएविटेबल। तो यही स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और इसीलिए डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, शीत युद्ध बढ़ता चला जा रहा था। प्रचार के तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, मनोवैज्ञानिक तरीके से, आर्थिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना। जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी कि प्रचार के तरीके का, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर इस प्रकार के चित्र छापना, जिसमें क्रेमलिन में स्थित बिल्डिंग पर अमेरिकी झंडे को दिखाया जाना। तो ऐसी जो कार्यवाहियां जो सिंबॉलिक थी, जिनके माध्यम से प्रचारात्मक युद्ध लड़ा जा रहा था, सामने वाले देश की जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया जा रहा था। आज भी इन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। जब हम देखते हैं कि भारतीय मीडिया बताता है कि चीन के 40 सैनिक, 45 सैनिक मारे गए, और दूसरी ओर चीनी मीडिया बताता है कि उसके कोई सैनिक नहीं मारे गए, तो ये भी कोल्ड वॉर का ही एक हिस्सा है। फिर शीत युद्ध के विस्तार का तीसरा चरण आता है, जो 1953 से 1958 के बीच का समय था। अब 1953 क्यों? 1953 में सोवियत राष्ट्राध्यक्ष स्टालिन की मृत्यु हो गई। स्टालिन, जोसेफ स्टालिन
बड़े ही स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट थे और स्टालिन के समय में जो सोवियत संघ की नीति थी वो बड़ी कठोर थी, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी दूसरे देशों की स्वीकृति की। यहाँ तक कि वे नॉन अलाइंड कंट्रीज के प्रति भी शंका रखते थे और उनको लगता था कि ये देश अमेरिका के साथी है। स्टालिन ने कभी किसी देश की यात्रा तक नहीं की थी और ना ही वे किसी राजदूत से मिलते थे। तो स्टालिन एक स्टॉन्च कम्युनिस्ट थे। उनके जाने से 1935 से 1953 तक वे शासक रहे और उनकी मृत्यु के बाद ये उम्मीद की जाने लगी कि साम्यवादी गुट में अब परिवर्तन आएगा और ऐसा हुआ भी। सोवियत संघ में ही डी स्टालिनाइजेशन की प्रोसेस आरंभ हो गई, नी स्टालिनीकरण, यानी जो कुछ भी स्टालिन ने किया था उसको पलटा जाने लगा, उसको समाप्त किया जाने लगा। स्टालिन की जो मूर्तियां थी उन्हें तोड़ा जाने लगा, यानी स्टालिन के जो विचार थे, स्टालिन की जो मान्यताएं थी, अब उनको छोड़ने का वक्त आ गया था और ये समझा गया कि अब शायद कोल्ड वॉर थोड़ा सा कम हो पाएगा। स्टालिन के जो उत्तराधिकारी थे वो क्रुश्चेव थे, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव के लिए ये माना गया कि वे समझौतावादी नीति का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से शीत युद्ध थोड़ा कम हो सकेगा, जो तनाव बढ़ता चला जा रहा था वो कम हो पाएगा। क्रुश्चेव ने पीसफुल को एग्जिस्टेंस का सिद्धांत दिया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी साम्यवादी और पूंजीवादी गुट मिलकर रह सकते हैं। सोवियत संघ और अमेरिका साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सहयोगपूर्ण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था और जिसने शीत युद्ध में थोड़ा डी एस्केलेशन का काम किया, शीत युद्ध को थोड़ा सा कम किया था। इसी बीच अमेरिका में भी राष्ट्रपति बदल गए थे। अब ट्रूमन की जगह पे आइजनहावर राष्ट्रपति बन गए थे और आइजनहावर जब राष्ट्रपति बने और उधर क्रुश्चेव, तो उस दौरान जो घटनाएं घटी उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि अगस्त 1953 में सोवियत संघ ने भी आणविक परीक्षण कर लिया। 1945 में अमेरिका ने किया था, लेकिन अब सोवियत संघ ने भी आणविक परीक्षण कर लिया और उसने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की अमेरिका के साथ। लेकिन इससे क्या हुआ, अमेरिका सशंकित हो उठा और उसने शस्त्रीकरण की दौड़ को जन्म दे दिया। यानी अब उसका ये मानना था कि उसे सोवियत संघ के पास जो आणविक हथियार है उससे बेहतर हथियार बनाने की जरूरत है। दोनों देश शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने लगे। There began a race for armament। तो जहां निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को सब मानते थे कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, ये तो कॉमन इंटरेस्ट है, सभी का इंटरेस्ट इसमें है कि विश्व शांति हो और शस्त्रों की दौड़ समाप्त हो। शस्त्र की दौड़ की वजह से क्या हो रहा था कि हम जो बेसिक नेसेसिटीज है उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जो कमजोर देश थे, एशिया और अफ्रीका के जो नए देश थे, इनफैक्ट उनको भी आर्म करने की नीति अपना ली गई थी, उनको शस्त्र बेचे जा रहे थे। तो निशस्त्रीकरण सभी के हित में था, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा था। फिर इसके अलावा हिंद चीन का प्रश्न इस समय उत्पन्न हुआ, इंडो चाइना का प्रश्न उत्पन्न हुआ और जिसने एक संघर्ष को जन्म दिया हिंद चीन में। अमेरिका ने फ्रांस का सहयोग किया तो सोवियत संघ ने इंडो चाइना के जो लोग थे उनका समर्थन किया और इस प्रकार से शीत युद्ध को बढ़ावा देने का काम किया गया। सीटों का निर्माण किया गया इस समय। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिट्री अलायंस था, सैन्य संगठन था, इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश थे उनको शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चाइना के साम्यवाद के प्रसार का विरोध करना। कम्युनिस्ट चाइना
अपना प्रसार न, इट वॉज पार्ट ऑफ कंटेनमेंट पॉलिसी, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की जो पॉलिसी थी अमेरिका की, ये उसका हिस्सा बन गया। फिर वॉर्सो पैक्ट का निर्माण हुआ 14 मई 1953 में। सोवियत संघ और उसके साथी देशों ने, जो साम्यवादी देश थे, उन्होंने वॉर्सो पैक्ट को साइन किया। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए और इसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो बाकी जो इस साम्यवादी गुट के देश हैं वे एक दूसरे की सहायता करेंगे, उस देश की सहायता करेंगे। यानी वॉर्सो पैक्ट जो था वो नाटो का जवाब था। इसी बीच 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप किया गया, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध में वृद्धि हुई। पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के इस हस्तक्षेप का विरोध किया। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि हस्तक्षेप या इंटरवेंशन भी एक तरीका है जिससे राष्ट्र अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, और हंगरी में सोवियत संघ ने किया और यहाँ पर अपनी पसंद की सरकार को भी बना लिया, जिसका पश्चिमी देशों ने घोर विरोध किया, क्योंकि एक एक देश अब दिखाई दे रहा था कि सोवियत इन्फ्लुएंस में जा रहा है, जिसको अमेरिका और उसके साथी देश रोक रहे थे थ्रू कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की पॉलिसी के द्वारा। जून 1957 में आइजनहावर डॉक्ट्रिन की घोषणा की गई। आइजनहावर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने मध्य पूर्व एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज थी उनके लिए इस नीति को घोषित किया। और ये नीति अमेरिका की विदेश नीति में जो अग्रेसिवनेस थी, उग्रता थी, उसको डिनोट करता है, उसको उसकी ओर संकेत करता है। इसमें कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से जो देश घिरे हुए हैं उनको स्वतंत्र होने के का जो संघर्ष है उसमें अमेरिका सहायता प्रदान करेगा। एक तरीके से ये नीति भी सोवियत संघ के खिलाफ थी और मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी प्रसार को रोकने की नीति थी। इससे शीत युद्ध और ज्यादा गहरा हो गया, इसने भयंकर रूप धारण कर लिया और इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी, स्वेज नहर की समस्या। स्वेज नहर जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण नहर है और व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे जो पश्चिम से, फ्रांस वगैरह देशों से जो जहाज आते हैं सामान लेकर, वो उस नहर से गुजरते हैं। इजिप्ट ने, मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसने इस पर एक डैम बनवाया, आसवान डैम, और उस डैम की बनवाई को वसूलने के लिए उसने टैक्स लगा दिया। जो भी जहाज अब गुजरेगा स्वेज नहर से, उसको वो टैक्स देना होगा। और इस तरीके से उसने एक अंतर्राष्ट्रीय नहर का नेशनलाइजेशन कर दिया, जिसका विरोध किया गया। अफेक्टेड कंट्रीज ने विरोध किया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल शामिल थे। इजराइल जो 1948 में बना था अमेरिका के सहयोग से और पश्चिमी देशों के साथ खड़ा दिखाई देता था। तो स्वेज नहर का ये संकट बड़ा तीव्र हो रहा था, उग्र हो रहा था और ऐसा लगने लगा कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल हमला कर देंगे इजिप्ट के ऊपर। ऐसे समय में इस क्राइसिस को डाइल्यूट करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ साथ साथ आए। जो हम लोगों ने साझे हित की बात की थी, वर्ल्ड पीस वाज द कॉमन इंटरेस्ट, और दोनों देश एक दूसरे के साथ आए और उन्होंने इस आक्रमण को रोका। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को ऐसा करने से रोका गया। तो ये भी एक वजह थी जिससे शीत युद्ध बढ़ा। लेकिन हाँ, इस समय हम कह सकते हैं कि थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। चौथा चरण शीत युद्ध के प्रसार का है 1959 से 1962। 1958 में ही ये महसूस होने लगा कि स्वेज नहर की समस्या हल हो गई थी और ख्रुश्चेव ने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी भी दी थी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की।
तो ऐसा लगने लगा कि अब शीत युद्ध कम हो जाएगा, उसकी उग्रता में कमी हो जाएगी। और इसी क्रम में क्रुश्चेव की अमेरिका की यात्रा को कोट किया जा सकता है, उसका उदाहरण दिया जा सकता है। क्रुश्चेव जहाँ स्टालिन यात्रा ही नहीं करते थे, वहीं क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 के बीच में। दोनों देशों के बीच में थोड़ा सौहार्द उत्पन्न हुआ। क्रुश्चेव ने आइजनहावर को सोवियत संघ आने का न्योता दिया। इसको स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड का नाम दिया गया और ऐसा समझा गया कि शीत युद्ध की वजह से जो बर्फ जमी हुई थी, जो रिश्तों में ठंडापन था, उसमें कुछ गर्मी आएगी, ऊष्मा आएगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी तनावपूर्ण घटना घटी और वो था U2 विमान कांड। व्हाट वाज U2 विमान कांड? शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया और पेरिस में इसको आयोजित किया जाना था मई 1960 में। और ये माना गया कि उसके बाद वहां से आइजनहावर रूस की यात्रा पर जाएंगे। लेकिन शिखर सम्मेलन आरंभ होने के पहले ही सोवियत एयर स्पेस में एक अमेरिकी विमान जो जासूसी उपकरणों से लैस था वो पकड़ा गया, U2 विमान। और उसके जो पायलट थे उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि वे जासूसी के उद्देश्य से घुसे थे सोवियत संघ के एयर स्पेस में। इसने बनते हुए रिश्तों को बिगाड़ने का काम किया। स्थिति यहाँ तक हो गई कि जब पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ तो जिस दरवाजे से आइजनहावर घुसे, क्रुश्चेव ने उस दरवाजे से घुसने से मना कर दिया। इतना ज्यादा दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। नतीजा क्या था कि वापस रिश्ते जहां थे वहां आ गए और आइजनहावर की सोवियत यात्रा जो थी वो कैंसिल हो गई, वो नहीं हो पाई। इसी बीच फिर कुछ परिवर्तन हुए। अमेरिका में राष्ट्रपति बदल गए। जॉन एफ कैनेडी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। 8 नवंबर 1960 को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी बन गए, जॉन एफ कैनेडी। क्रुश्चेव ने ये आशा जताई कि कैनेडी अब राष्ट्रपति बने हैं तो कुछ बेहतर होंगे संबंध और शीत युद्ध में कमी आएगी। लेकिन इस समय जब रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था, निशस्त्रीकरण के भी प्रयास किए जा रहे थे और उसी दौर में NNPT का भी साइन हुआ था, जो आगे हम लोग जब दिता की बात करेंगे, तनाव शैथिल्य की बात करेंगे तो उसमें करेंगे। इस बीच जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी वो था क्यूबा का संकट। क्यूबा जहां पर फिडेल कास्त्रो का शासन था, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और फिडेल कास्त्रो को सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। क्यूबा अमेरिका से 50 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर स्थित है और अमेरिका के लिए ये बड़े तनाव की बात थी कि उससे 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक छोटा सा देश कम्युनिज्म को फॉलो करता है, पूंजीवाद को नहीं, उसके इन्फ्लुएंस में वो नहीं है। इसी बीच सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने मिसाइल वगैरह, शस्त्र वगैरह इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अमेरिका ने इस पर चिंता जताई और इसको अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा माना। 22 अक्टूबर 1962 को कैनेडी ने क्यूबा में इस सैनिक अड्डे की स्थापना की निंदा की और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके परिणाम खराब भी हो सकते थे और शायद उनको काफी रोका भी गया, बट ही डिसाइडेड कि क्यूबा की नाकेबंदी कर दी जाए, ब्लॉकेड कर दिया जाए, यानी क्यूबा कोई भी जहाज आ जा नहीं सकता। तो क्यूबा की नाकेबंदी कर दी गई जिससे कि सोवियत संघ के द्वारा जो सैन्य सामग्री क्यूबा भेजी जा रही है वो वहां न पहुंच सके। इसमें ये पूरा भय था कि सोवियत संघ कहीं कोई कठोर कदम ना उठा ले और युद्ध ना कर दे। एक स्पष्ट चुनौती, एक चैलेंज दिया था अमेरिका ने सोवियत यूनियन को। लेकिन इस समय क्रुश्चेव ने थोड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया, फारसाइटेडनेस, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो अपनी मिसाइलें
वहां से हटा लेंगे, क्यूबा से हटा लेंगे, सैनिक अड्डे को बंद कर दिया जाएगा। ये कैनेडी के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी और इस घटना ने उन्हें एक महान राजनेता के रूप में स्थापित कर दिया था। शीत युद्ध के काल में क्यूबा का संकट तीसरा विश्व युद्ध बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें यह कहा जाता है अनधिकृत रूप से कि एक और जहां सोवियत संघ ने क्यूबा में सैनिक अड्डे बंद करने का निर्णय लिया, तो दूसरी ओर उसने वार्ताओं के माध्यम से तुर्की में जो उसका प्रभाव क्षेत्र था उसको बनाए रखने का और अमेरिका के द्वारा उसका विरोध नहीं किया जाएगा इसका आश्वासन भी लिया था। यानी बार्गेनिंग थ्योरी वर्क्ड, ऐसा माना जाता है कि तुर्की में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा, सोवियत प्रभाव जो वहां है उसको बने रहने देगा, और दूसरी ओर क्यूबा में सोवियत संघ अपने सैनिक अड्डे को बंद कर लेगा। यानी क्यूबा क्योंकि अमेरिका का पड़ोसी देश था, इसलिए वहां पे यद्यपि साम्यवादी सरकार तो रहेगी, लेकिन सोवियत संघ अपना सैन्य अड्डा नहीं बनाएगा, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। बिल्कुल वही स्थिति है कि चीन के द्वारा तिब्बत में सैनिक साजो सामान को इकट्ठा करना, जो भारत के सुरक्षा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर कोई मिसाइल तिब्बत में तैनात करेगा चीन, तो उसका मुंह भारत की ही ओर होगा और किसी और होने की उम्मीद नहीं। तो ऐसे में भारत की चिंता जायज होगी, और वही चीज हम अमेरिका के साथ देखते हैं। तो ये विभिन्न चरण थे। इसके अलावा 1963 से 1979 और उसके बाद जो पीरियड आता है वो सेकेंड कोल्ड वॉर का है। 63 से 79 का पीरियड पैसिव और एक्टिव पीरियड ऑफ डिता कहा जाता है, यानी तनाव शैथिल्य का निष्क्रिय काल, और आगे 1969 से लेकर 1979 तक का काल एक्टिव पीरियड ऑफ डिता कहा जाता है। इस समय तनाव शिथिलता की दिशा में कुछ कदम उठाए गए। 63 से जो कदम उठाए गए, जिसमें परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधिता, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NNPT, जिसमें ये कहा गया कि जिन देशों के पास परमाणु शस्त्र हैं वो उन देशों को जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है उन्हें ये शस्त्र अस्त्र प्रदान नहीं करेंगे। यानी जो हॉरिजॉन्टल विस्तार है, प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर वेपन का, वो नहीं किया जाएगा। जिसने बना लिया उसने बना लिया, लेकिन बाकी लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। दिस वाज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस पर कई देशों ने साइन नहीं किया, जिसमें भारत भी था, क्योंकि ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी मानी गई और इसमें ये नहीं कहा गया कि जिनके पास शस्त्र है वो समाप्त करें, अपने शस्त्र को बंद करें आगे और परीक्षण न करें। इसमें हॉरिजॉन्टल जो एक्सपेंशन है, प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर वेपन्स का, उसे तो रोका गया, लेकिन वर्टिकल प्रोलिफरेशन को नहीं रोका गया। जिसके पास शस्त्र है वो और शस्त्र बना ले, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि उसे भी रोका जाए। तो इससे विश्व कैसा हो जाता? कुछ ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और बाकी ऐसे जिनके पास नहीं है, जिससे जिनके पास शस्त्र नहीं है वे असुरक्षित महसूस करते। तो इसलिए कई देशों ने, जिसमें भारत भी था, और चूंकि भारत ने नहीं साइन किया इसलिए पाकिस्तान ने भी नहीं साइन किया, और भारत ने इसलिए साइन नहीं किया क्योंककि चीन ऑलरेडी बना चुका था न्यूक्लियर वेपन। तो NNPT was one step। 25 जुलाई 1963 को इस संधि का आगाज किया गया और आगे कुछ समय तक इस संधि पर विभिन्न देश हस्ताक्षर करते रहे। एक बहुत बढ़िया काम हुआ इस समय हॉटलाइन समझौता, यानी अमेरिका और भारत के अमेरिका और सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उनके ऑफिस में एक ऐसा टेलीफोन कनेक्शन लगाया गया जिससे दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर सके। किसी प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की जगह न रहे, क्योंकि अब दोनों के राष्ट्रपति के पास क्या था? परमाणु बम का बटन था, जिसको दबाने मात्र से विश्व में संहार हो सकता था। इसलिए हॉटलाइन समझौता किया गया दोनों के बीच में, दोनों जो महाशक्ति थी उनके बीच में किसी भी संघर्ष को रोकने के लिए।
फिर इसके अलावा और भी कुछ संधियां की गई, जिसमें जो मिसाइलें थी उनके परीक्षण पर रोक लगाया गया। आणविक अप्रसार संधि साइन की गई। मॉस्को बॉन समझौता, बर्लिन समझौता, ये सारे समझौते किए गए जिससे शस्त्रीकरण को कम किया जा सके और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पर भी साइन किया गया इस समय, जिसके माध्यम से परमाणु परीक्षण पर आंशिक रूप से निषेध लगाया गया। कोरिया का समझौता किया गया। कोरिया की समस्या जो आरंभ हुई थी उसको भी रोकने का काम किया गया। जर्मनी के जो दो भाग थे उनके बीच में भी सौहार्द उत्पन्न करने के लिए समझौता किया गया और आगे जाकर दोनों जर्मनी एक हो जाएंगे, इस पर भी बात की गई। इसी बीच में जर्मनी और चीन को मान्यता देने का कार्य भी किया गया। 1971 और 1973 में चीन और जर्मनी दोनों जर्मनी को मान्यता प्रदान की गई, यूएन के द्वारा उन्हें सदस्यता प्रदान की गई। तो all these functions, all these actions mark the period between 1963 to 1971 or 73, and this is called the passive period of कोल्ड वॉर, जिस समय कोल्ड वॉर को कम करने में इन कार्यों ने सहायता प्रदान की थी। आगे हम लोग तनाव शैथिल्य के विषय में अगले क्लास में बात करेंगे। तो